स्क्रीन सभी को विजिबल है? थम्स अप करके रिप्लाई कर दें केवल। ओके। सो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि योग के हिसाब से किस तरह से हमारी बॉडी बनी है या किस तरह से हमारा विकास हुआ है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम योग के हिसाब से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझें। ठीक है। इसके पहले हमें थोड़ा सा हमको दर्शन समझना पड़ेगा कि दर्शन क्या होते हैं। तो जो फिलॉसफी होती है उसमें दो तरह के दर्शन बताए गए हैं। एक तो बताए गए हैं आस्तिक और दूसरे बताए गए हैं नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन कौन से हैं? आस्तिक दर्शन वो हैं जो वेदों पे विश्वास करते हैं। चार वेद होते हैं, आप लोग सभी को ये जानकारी में है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ये चारों वेदों पर जो धर्म विश्वास करते हैं उनको आस्तिक कहते हैं। यहाँ आस्तिक और नास्तिक जो एक जनरल कॉन्सेप्ट होती है ईश्वर को लेके, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है। और जो धर्म वेदों को नहीं मानते वो क्या कहलाते हैं? नास्तिक। आस्तिक में 6 धर्म आते हैं, इनको हम षट दर्शन भी बोलते हैं। ये 6 धर्म कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये जो 6 दर्शन है ये आस्तिक दर्शन होते हैं और इनको षट दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। नास्तिक दर्शन में कौन कौन से आते हैं? चारवाक, बौद्ध और जैन। ये जो 3 हैं ये नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये तीनों जो धर्म है या दर्शन है ये वेदों पर बिलीव नहीं करते और इसीलिए ये नास्तिक। जैसे ईश्वर से, इससे भी समझ में आता है कि ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, कि जैन धर्म ईश्वर को मानता है लेकिन जैन धर्म वेदों को नहीं मानता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखें कि जब हम दर्शन की बात करते हैं तो आस्तिक का मतलब है कि वो दर्शन जो वेदों को मानते हैं, और नास्तिक का मतलब है कि वो दर्शन या वो धर्म जो वेदों को नहीं मानते। और वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब हम चूंकि योग और सांख्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सांख्य और योग, जैसा आपने ये पिछली स्लाइड में देखा है कि सांख्य और योग को एक साथ रखा गया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं या इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सांख्य धर्म जो होता है वो ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन योग ईश्वर को मानता है। बाकी सारी चीजें इन दोनों दर्शनों में सेम, इसीलिए इनको एक साथ इनको यूज किया जाता है टर्म्स। ऐसे ही न्याय, वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत, तो ये ऐसे मोस्टली पेयर में ही चलते हैं और पेयर में ही इनका जिक्र किया जाता है। अब हम आते हैं सांख्य और योग पर। तो हम यहाँ बाकी दर्शनों से हमें मतलब नहीं है, हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो हम योग का ही लेंगे। योग दर्शन जो है वो 2 तत्वों को प्रमुख मानता है, पुरुष और प्रकृति। ये 2 मेन तत्व होते हैं। अब पुरुष और प्रकृति जो होती है इन दोनों में अंतर होता है। इसमें प्रमुख अंतर क्या होता है, ये तो सारे बहुत सारे डिफरेंस इसमें बताए गए हैं स्लाइड में, लेकिन जो मेन होता है वो होता है कि जो प्रकृति होती है वो अचेतन होती है और जो पुरुष होता है वो चेतन होता है। प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है लेकिन वही पुरुष त्रिगुणातीत होता है, मतलब तीनों गुणों से परे, रहित। प्रकृति जो होती है वो एक होती है लेकिन पुरुष अनेक होते हैं। और प्रकृति क्रियाशील होती है, ये अचेतन है लेकिन इसके बावजूद भी प्रकृति क्रियाशील होती है। पुरुष चेतन है लेकिन ये निष्क्रिय होता है। ये इनके मेन मेजर डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि विकास होता कैसे है,
कैसे हमारा शरीर बनता है, कैसे उसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो हमारा शरीर बनता है वो प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही बनता है। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जो प्रकृति होती है वो तो क्रियाशील होती है, लेकिन पुरुष जो होता है वो निष्क्रिय होता है। अब इसमें शुरुआत में सबसे पहले क्या होता है कि प्रकृति चूंकि त्रिगुणात्मक होती है, सामान्य अवस्था में जो प्रकृति होती है ये इसके तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, मतलब शांत रहते हैं। लेकिन जब पुरुष प्रकृति के या प्रकृति पर पुरुष की झलक आती है तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनमें बदलाव आना शुरू होता है। प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो कौन कौन से हैं? सत, रज, तम, या जिसको हम सात्विक, राजसिक और तामसिक भी कहते हैं। तो ये तीन गुणों को क्या बोलते हैं? त्रिगुण बोलते हैं। तो जब भी प्रकृति की साम्य अवस्था भंग होती है और वो उस पर पुरुष की झलक आती है तो सबसे पहले उसके जो ये तीन गुण होते हैं, ये तीनों गुणों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमेशा प्रकृति चूंकि अचेतन है इसलिए वो विकास डेवलपमेंट आगे नहीं कर सकती, और पुरुष चेतन है लेकिन वो निष्क्रिय है तो वो आगे डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पुरुष और प्रकृति दोनों एक हों और आगे उसके विकास को शुरू करें। तो जब भी इसके त्रिगुण जो हैं वो भंग होते हैं, तीनों गुणों की साम्य अवस्था भंग होती है और इसके प्रकृति का कोई एक गुण एक्टिव हो जाता है और उसी से आगे का डेवलपमेंट या विकास शुरू होता है। और तीन गुण प्रकृति के कौन से हैं? रज, सत और तम। अब जैसे ही ये तीन गुण इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था भंग होती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो इसका रजस गुण होता है वो एक्टिवेट होता है। प्रकृति का रजस गुण एक्टिवेट होता है और रजस गुण क्या करता है? एक प्रेरक तत्व होता है कि ये मोटिवेट करता है आगे की यात्रा के लिए। और सबसे पहले ये जन्म देता है अहंकार को। अहंकार कितने होते हैं? अहंकार भी तीन होते हैं। एक तो होता है तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। तो ये तीन अहंकार होते हैं। और ये तीनों अहंकार ही आगे बढ़ के मानव शरीर का या प्रकृति का विकास करते हैं। इसमें जैसे ही ये महत अहंकार या तमस अहंकार, तमस को महत अहंकार भी बोलते हैं, इसका प्रबल होता है ये। तो जैसे ही ये प्रबल होता है तो इससे महत तत्व का बनता है। और महत तत्व का मतलब होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब ये महत तत्व भी दो तरह का हो जाता है। एक तो हो जाता है बाह्य दृष्टि से, अगर हम महत को देखें तो इसे महत या महान या कोई एक बड़ा तत्व कह सकते हैं। लेकिन यदि हम अभ्यांतर दृष्टि से मतलब आंतरिक दृष्टि से देखें तो इसे हम बुद्धि कहते हैं। और यही बुद्धि है, इसके दो काम हो जाते हैं। एक तो किसी चीज का निश्चय लेना, डिसीजन करना, या किसी चीज की अवधारणा को करना, एसरटेनमेंट को करना। ये दोनों बुद्धि के काम हो जाते हैं। और बुद्धि ही वो होती है जिसकी सहायता से किसी भी चीज का निर्णय लिया जाता है। बुद्धि ही वो होती है जो ज्ञाता और ज्ञेय में अंतर पैदा करती है। ज्ञाता मतलब, ज्ञाता और ज्ञेय दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो जानने वाला और एक जो जान रहा है। तो इन दोनों में अंतर भी किसके आधार पर होता है? बुद्धि के आधार पर। हमारी जितनी भी स्मृतियां होती हैं, मेमोरीज होती हैं,
वो सारी बुद्धि के पर ही डिपेंड होती हैं। यदि बुद्धि नहीं हो तो हम कोई भी अपनी मेमोरी या स्मृति को सुरक्षित नहीं रख सकते। और बुद्धि भी चूंकि त्रिगुणातीत है, ये इसमें भी, बुद्धि में भी 3 गुण माने जाते हैं। अब ये 3 गुण कौन कौन से थे? रज, सत, तम, ये तीनों बुद्धि में भी होते हैं। अगर बुद्धि का स्वरूप सात्विक है, मान लीजिए आपके बुद्धि का सत्गुण प्रबल है या सात्विक गुण प्रबल है, तो आप में किन चीजों की अधिकता रहेगी? ज्ञान की, धर्म की, वैराग्य की और ऐश्वर्य की। इन सारी चीजों की आप में अधिकता रहेगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि उसमें तमोगुण की प्रबलता हो गई, तामसिक गुण की, तो क्या होगा? इसके बिल्कुल विपरीत गुण आप में प्रधान रहेंगे। कौन कौन से होंगे वो? अज्ञान, अधर्म, आसक्ति और आशक्ति, मतलब अटैचमेंट और इम्परफेक्शन। ये 4 गुण आप में प्रधान रहेंगे। कब रहेंगे? जब आप में तामसिक, आपकी बुद्धि में तम गुण की प्रधानता होगी। अब जैसे ही प्रकृति का विकास होता है तो बुद्धि में जो पुरुष की झलक आती है, बिल्कुल उनको हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक मिरर है और उसके आगे हम एक, मान लीजिए गुलाब का फूल यदि ले जाएंगे तो उसमें उसकी झलक आएगी, हम खुद खड़े होंगे तो हमारी झलक आएगी, कोई पिक्चर लेकर जाएंगे तो पिक्चर की झलक आएगी। ऐसे ही बुद्धि में जो पुरुष का चैतन्य होता है वो प्रतिबिंबित होता है। और जैसे ही बुद्धि में पुरुष का चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, तो यहाँ पर हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि बुद्धि क्या है? ज्ञान का विषय है, लेकिन पुरुष क्या है? ज्ञाता है। बुद्धि ज्ञेय है और पुरुष जो है वो ज्ञाता है। तो जैसे ही बुद्धि में पुरुष का चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, तो हमारा जो अहंकार विकार है, और इसमें भी तमस अहंकार, ठीक है, तमस अहंकार को ये जन्म देता है। अब ये जो 3 अहंकार हैं, इन्हीं 3 अहंकार से हमारा पूरा शरीर का निर्माण होता है। जब सात्विक अहंकार प्रबल होता है तो उससे किन किन चीजों का जन्म होता है? उनसे जन्म होता है हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन। ये जो 11 तत्व हैं, 11 एलिमेंट्स हैं, इनका जन्म होता है जब हमारे अंदर सात्विक अहंकार प्रबल होता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये 11 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से हैं? नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? हाथ, पैर, वाणी या मुख, और हमारा मलद्वार और हमारी जनन। ये 5 हमारी होती हैं कर्मेंद्रिय। और मन, ये 11 तत्वों का जन्म होता है, किससे होता है? सात्विक अहंकार से। और जब तामसिक अहंकार या तमस अहंकार का उदय होता है, उससे क्या बनता है? तन्मात्राएं, 10 चीजों का उससे निर्माण होता है, पंच तन्मात्राएं और पंचभूत। अब पंच तन्मात्राएं और पंचभूत को आप ऐसे समझ सकते हैं, पंचभूत से सभी परिचित हैं, जिनको हम पंच तत्व भी बोलते हैं, है ना। ये कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। अब ये जो हमारे पंच तत्व हैं, इन्हीं का जो सूक्ष्म रूप होता है वो क्या होता है? तन्मात्रा। आप इतना यहाँ पर समझ लीजिए तो आपको थोड़ा सा आगे और जब जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि हमारे कितना विकास हो गया। हमारे 21 तत्व बन गए, जिसमें क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री,
5 तन्मात्रा, पंचभूत, 1 मन। अब इसके अलावा जो योग है वो 26 तत्व को मानता है। तो 21 तत्व तो हमारे ये हो गए। अब बाकी के 4 तत्व कौन से हैं? पुरुष, प्रकृति और बुद्धि और चित्त। ठीक है, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। ये 25 तत्व हो गए। और 26वां तत्व होता है ईश्वर, जो इस स्लाइड में ऐड नहीं है क्योंकि ये सांख्य की स्लाइड है, लेकिन योग 26 तत्वों को मानता है। तो ये पूरे जो 25 तत्व हैं उसके अलावा 26वां तत्व कौन सा हो जाएगा? ईश्वर। ठीक है, तो इस तरह से जो योग मानता है कि ये 26 तत्व से हमारा निर्माण होता है। अब ये निर्माण होता कैसे? अच्छा, इसमें तमस अहंकार और सात्विक अहंकार का तो रोल हमने बता दिया है। राजसिक अहंकार क्या करता है? इन दोनों को स्ट्रेंथ या शक्ति प्रदान करता है। राजसिक अहंकार का काम क्या होता है कि वो सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार दोनों को शक्ति प्रदान करता है। ये किसका काम होता है? राजसिक अहंकार का। अब इस तरह से देखें तो हमारा क्या चार्ट बन जाता है? सबसे पहले प्रकृति में पुरुष की झलक आई, महत बना, महत से अहंकार हुआ, अहंकार 3 तरह का हुआ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। राजसिक ने दोनों अहंकारों को शक्ति प्रदान की। सात्विक अहंकार से 11 तत्व बने, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और मन। तामसिक से हमारे 10 एलिमेंट्स बने, पंच तन्मात्राएं और पंच महा। तो इस तरह से ये पूरा हमारा इवोल्यूशन होता है। अब आपको थोड़ा सा तन्मात्रा और पंच महाभूत में डिफरेंस समझना होगा। वो आगे की स्लाइड में आएगा, आप तो थोड़ा सा वेट कर लें। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ है कि नहीं। यस है। ठीक है, तो जब ये सारे पूरे 25 तत्व बन गए तो ये 25 तत्व फिर आगे क्या एनाटॉमी और बनाते हैं बॉडी की? पंच तन्मात्राएं, पंच तत्व, त्रिशरीर, षट चक्र, पंचकोश। जैसे होते हैं ना एलोपैथी में सिस्टम्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पर ये एलिमेंट्स होते हैं जो मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो इसमें मेन क्या क्या हो गया? पंच तन्मात्रा, जिससे हमारी बॉडी बननी शुरू हुई। अहंकार से तन्मात्रा बनी, तन्मात्रा से पंच तत्व बने, पंच तत्व से त्रिशरीर बने, त्रिशरीर में षट चक्र और पंचकोश बने। ठीक है, तो इसको हम एनाटॉमी ऑफ योग बोल सकते हैं। अब हम इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तन्मात्राओं का बता दिया हमने आपको कि जो हमारे पंच महाभूत होते हैं या पंच तत्व होते हैं, उनका जो सूक्ष्म रूप होता है वो तन्मात्रा कहलाता है। ठीक है, अब उस तरह से देखें तो कैसे बनना शुरू होता है कि सबसे पहले आकाश तत्व बनता है। पंच तत्व सभी को मालूम है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनता है? आकाश तत्व बनता है। आकाश तत्व की तन्मात्रा क्या है? शब्द। ठीक है, और इसका गुण भी शब्द है। तो अब ये मान लीजिए कि पहले 100% आकाश तत्व बना और उसमें शब्द गुण आ गया। अब उसके बाद क्या होगा कि उसका 50% तो आकाश ही रहेगा, है ना। उसका 50% पार्ट उसके शब्द के साथ स्पर्श तन्मात्रा को जोड़ेगा और क्या बनाएगा? वायु तत्व। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये जो वायु तत्व बना, इसका 50% इसमें क्या जुड़ेगा? रूप तन्मात्रा। और क्या बनाएगा? कौन सा तत्व बनाएगा? अग्नि। इसका फिर 50% से जुड़ेगा रस।
और कौन सा तत्व बनेगा? जल। और इसके फिर 50% से जुड़ेगा गंध और बनेगा पृथ्वी। तो इस तरह से अगर हमारे शरीर में देखा जाए तो सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? आकाश तत्व। ठीक है, फिर उससे कम होता है वायु, उससे होता है अग्नि, फिर जल, और फिर अंत में पृथ्वी। अब ये तत्व में तन्मात्राएं कैसे रहेंगी कि जो मान लीजिए आकाश तत्व है, उसका एक ही गुण है और एक ही तन्मात्रा है, शब्द। जब वो वायु में परिवर्तित होता है या वायु बनता, तो वायु में क्या क्या आ जाता है? स्पर्श भी आ जाता है और शब्द भी आ जाता है। आप इसको एक समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि आकाश को यदि हम देखें तो एक खाली स्पेस है पूरा, जहां अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो सिर्फ ट्रेवल कर रहा है, ये शब्द हो गया। अब अगर हम वायु देखें, आकाश को हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हम एक स्टेप और आगे चढ़े और क्या आया? वायु। अगर हवा जोर से चलती है तो उसका स्पर्श फील होता है, राइट? तो आप इसको, ये आपके समझने के लिए है, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन उसको याद कैसे रखें वो तरीका बता रही हूँ। सो आकाश से एक स्टेप हम और एडवांस हो गए और हमको स्पर्श फील होने लगा। अब जब हम अग्नि पर आते हैं तो अग्नि को हम देख सकते हैं, मतलब क्या हो गया? रूप। तो अग्नि में क्या हो गया? रूप भी हो गया, स्पर्श भी हो गया, और शब्द तो है ही। अब हम जल में आते हैं तो रस, मतलब उसमें एक लिक्विडिटी होती है ना, बहाव की क्षमता होती है। तो अब जल में कौन कौन सी तन्मात्राएं हो जाएंगी? रस है, रूप है, उसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और उसमें शब्द। अब लास्ट आते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी से क्या होता है? गंध जोड़ती है। कि अगर पृथ्वी, इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए मैं हर बार आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? कि अगर मिट्टी पर बारिश का पहला पानी पड़ता है तो एक गंध आती है। तो ये याद करने का सिर्फ एक मैं तरीका आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप अपने आप को उससे कोरिलेट करके और याद रख सकते हैं कि पृथ्वी मतलब गंध, यानी पृथ्वी में पांचों तन्मात्राएं होंगी। गंध भी होगी, रस भी होगा, रूप भी होगा, स्पर्श भी होगा, और शब्द भी। ठीक है, तो इस तरह से ये पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत बनते हैं। और पंच तत्व जो बनते हैं तो वो कैसे होते हैं कि यदि आकाश है तो उसमें एक ही तन्मात्रा है, शब्द। यदि वायु है तो उसमें दो तन्मात्राएं हो गई हैं, स्पर्श और शब्द। यदि अग्नि है तो अब वो, चूंकि हम वायु को हम देख नहीं सकते लेकिन अग्नि को देख सकते हैं, तो उसमें तीन तन्मात्राएं हो गई हैं, रूप, स्पर्श और शब्द। अब यदि इसके बाद हम जल पर आते हैं तो उसकी एक हम फ्लो भी रहता है, उसमें तरलता रहती है, तो उसमें रस भी जुड़ गया। और पृथ्वी पर आते हैं तो गंध भी जुड़ गया। तो इस तरह से ये पांच तन्मात्राओं से पंच महाभूत बने। अब इस पंच महाभूत से हमारा शरीर आगे कैसे बनेगा? सबसे पहले त्रिशरीर बनेंगे, है ना? तो ये त्रिशरीर कौन कौन से होते हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर कौन सा होगा? जो हम सब टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब हमारी बाहर से दिखने वाली काया, जिसमें बोन है, मसल्स है, ब्लड है, हार्ट है, लीवर है ना? ये सारा क्या हो गया? हमारा स्थूल शरीर। अब सूक्ष्म शरीर क्या हो गया? हमारी एनर्जी। ठीक है, कि जो हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो है, ये सूक्ष्म हो गया। और कारण क्या हो गया? हमारे संस्कार, जो हमारे विचार संस्कार हैं, जो हम आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो हमारा कारण शरीर हो गया। तो इन शरीरों में याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हमारा स्थूल शरीर नष्ट होता है तो सिर्फ स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म और कारण को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि कई बार बहुत अच्छा बच्चा एक है, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, उसने कहीं नहीं सीखा, लेकिन अगर उसके हाथ में ढोलक थमा दी तो वो बहुत अच्छा प्ले करता है।
क्योंकि वो अपनी एनर्जी अपने सूक्ष्म और कारण शरीर को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है। और ये आप बिल्कुल कैसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर एक बच्चा कहीं 5th क्लास तक पढ़ रहा है, अब उसके पापा का ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरी सिटी में, अब उसके पास चूंकि 5th का सर्टिफिकेट है, तो वो नेक्स्ट सिटी में जाएगा तो किसी स्कूल में, किसी भी स्कूल में एडमिशन लेगा तो कहाँ लेगा, 6 में लेगा, है ना। ऐसे ही हम अपने जिन एनर्जी को, जिन संस्कारों को सर्टिफाई कर लेते हैं, सर्टिफाई कर लेते हैं मतलब अंतःकरण में बसा लेते हैं, वो हमारे साथ आगे कैरी फॉरवर्ड होती। ठीक है, अगले जन्म में हम उसके आगे की यात्रा करेंगे। तो ये हमारा हो गया त्रिशरीर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं शठ चक्र पर। शठ चक्र कहा जाता है, वैसे 7 होते हैं चक्र, लेकिन जो सबसे ऊपर का क्राउन ऑफ हेड या सहस्त्रार चक्र होता है, उसको हम काउंटिंग में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हमारी आखिरी आखिरी स्टेज होती है ना, वो हमारी चेतना की अंतिम सुपर स्थिति होती है। तो 6 चक्र कौन कौन से हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र। ठीक है। अब ये चक्र कैसे होते हैं कि जैसे हमारे में 6 चक्र हैं। अब जो हमारी चेतना है, जानवरों की चेतना पे यदि हम जाएं तो हमसे कम होगी उनकी चेतना। ठीक है। तो उनके जो चक्र होते हैं वो हमारे मूलाधार के नीचे जो 6 चक्र होते हैं वो होते हैं। उनका नाम विताल, पाताल, रसाताल ऐसे करके है 6 चक्र। तो उनका सबसे ऊपरी चक्र क्या होगा? मूलाधार चक्र होगा। मतलब उनकी चेतना वो कितनी भी कोशिश करें कहाँ तक बढ़ सकती है? मैक्सिमम मूलाधार तक। और मूलाधार हमारा क्या है? सबसे निचला चक्र। और हम अपनी चेतना को आगे बढ़ाकर ऊपर उठाते हुए कहाँ तक ले जा सकते हैं? सहस्त्रार चक्र तक। अब हम जाते हैं देवताओं पे। उनकी जो चेतना या कॉन्शियसनेस है हमसे बहुत ऊपर है, तो उनका सबसे निचला चक्र जो होता है वो सहस्त्रार होता है। और सहस्त्रार के ऊपर उनके 6 चक्र होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये चक्रों का एक सीक्वेंस होता है, और ये चक्र हमारी चेतना की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जितनी ऊपर हमारी चेतना होगी उतना अधिक हमारा कॉन्शियस लेवल अच्छा माना जाता है। अब इनकी स्थिति क्या होती है? इनकी स्थिति क्या होती है? मूलाधार चक्र जो होता है वो हमारे सबसे निचले हिस्से पर होता है। ये सारे चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन पर होते हैं। तो हमारी स्पाइन का वो हिस्सा जब हम जमीन पर बैठते हैं तो जो फ्लोर को टच करता है, मतलब टेल बोन का एकदम टिप, ठीक है, वहां पर हमारे मूलाधार चक्र की स्थिति होती है। उससे यदि हम 4 अंगुल ऊपर जाते हैं तो स्वादिष्ठान चक्र। हमारा जो नेवल होता है, नाभि होता है, नाभि के जस्ट पीछे जो स्पाइन होती है जिसे लंबर कहते हैं, वहां पर होता है मणिपुर। हार्ट के जस्ट पीछे जो स्पाइन होती है वहां अनाहत। हमारे गले के पीछे जो स्पाइन होती है मतलब सर्वाइकल, यहाँ पर विशुद्धि। और हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र की स्थिति यहाँ पर कैसी मानी जाती है कि यदि हम यहाँ बीच से एक लाइन खींचे और दोनों साइड से एक लाइन खींचे तो वो एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वहां पर हमारा विशुद्धि चक्र माना जाता है। और सहस्त्रार चक्र हमारा सबसे ऊपरी हिस्से पर। ठीक है, जो हमारा सबसे टॉप वाला होता है। प्लीज जो इस पर स्लाइड पर लाइन वगैरह खींच रहे हैं वो ना करें प्लीज, सभी डिस्टर्ब होंगे। सो इस तरह से ये हमारे चक्र होते हैं। और इन चक्रों के भी एक एक तत्व होते हैं। जैसे हमारे मूलाधार चक्र है तो उसमें उसका तत्व क्या होगा? पृथ्वी तत्व। स्वादिष्ठान चक्र का जल तत्व, मणिपुर का अग्नि,
अनाहत का वायु, और जो हमारा विशुद्धि चक्र होता है उसका आकाश तत्व होता है। तो हर चक्र का अपना एक देवी या देवता होता है, हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है। जैसे इसमें भी आपको लिखा दिख रहा होगा कि जो मूलाधार चक्र है उसका बीज मंत्र है लम, स्वादिष्ठान का बम, मणिपुर का रम, और उसके ऊपर अनाहत चक्र का यम, और सबसे जो विशुद्धि है उसका हम, आज्ञा चक्र का ओम, और सहस्त्रार का भी ओम। तो इस तरह से इन सबके अपने एक बीज मंत्र होते हैं, इन सबका एक अपना डायग्राम होता है, जो जब अगर हमारे में चक्र का डिटेल होगा तो हम उसमें पढ़ेंगे फिर। और चक्रों के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि लगभग हमारी बॉडी की 60% बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनकी लोकेशन और चक्र की लोकेशन एकदम सेम है। जैसे अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड देखें तो यदि हम जेनाइटल गोनेट्स पर जाते हैं तो वहां पर हमारे कौन से चक्र हैं? मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र। यदि हम पैंक्रियास, लिवर, एड्रिनल पे जाते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र। थाइमस ग्लैंड पर जाते हैं तो अनाहत चक्र। थायराइड ग्लैंड पर जाते हैं तो विशुद्धि चक्र। और हमारी जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां पर यदि हम जाते हैं तो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पीनियल ग्लैंड्स पर। तो हमारे जो ग्लैंड्स और हमारे जो चक्र हैं उनकी लोकेशन एकदम सेम है। तो जब ये चक्रों की एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड हमको बीमारियां होती हैं वो ऑटोमेटिक एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन सिक्रेशन जो है वो बैलेंस होने लगते हैं और वो बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तो योग थेरेपी में चक्र थेरेपी का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। इंडिविजुअल एक ब्रांच है पूरी जो चक्र थेरेपी में है। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 चक्र हैं। अब इसके बाद हम आते हैं पंचकोश। पंचकोश को आप इस तरह समझ सकते हैं, अभी शायद मीटिंग खत्म हो जाएगी 1-2 मिनट में, तो आप लोग के पास जो मीट का वो है उस पर आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये तुरंत में नहीं होती तो इसको तुरंत रिज्वाइन नहीं कर सकते हैं, स्टार्ट नहीं कर सकते। गूगल मीट पर ज्वाइन कर लीजिए। तो जो कोश है उनको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप कभी 5 डब्बों का सेट लेके आए होंगे, सब एक से शेप के होते हैं, सिर्फ उनका साइज कम होता जाता है और वो एक के अंदर एक के अंदर एक फिट हो जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ये पंच कोश होते हैं। सबसे ऊपर होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब हमारी स्किन, बोन, ये सारी चीजें। फिर उसके अंदर क्या आता है? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब हमारे पूरे एनर्जी लेवल। इसके अंदर आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब जहां हमारे पूरी बुद्धि का काम होता है, हमारे विचार, मन, संस्कार, सारी चीजें। इसके अंदर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब होता है कि जब आपके अंदर इंटेलिजेंस, बुद्धि का जागरण हो जाता है। ये इंटेलिजेंस और बुद्धि क्या है? ये नहीं कि हमने ये पढ़ लिया, ये बुक पढ़ ली। ये क्या है कि जब हमारे अंदर ये क्वेश्चन उठने लगते हैं कि हम क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे आने का मकसद क्या है, हम कैसे अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर बना सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। और सबसे अंदर होता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जहाँ हमारी आत्मा निवास करती है या प्योर कॉन्शियसनेस रहता है। और चूंकि प्योर कॉन्शियसनेस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आनंद की कमी हो, वो हमेशा अपने आनंदमय अवस्था में ही रहती है, वहां दुख दर्द नहीं रहते, इसलिए उसको आनंदमय कोश नाम दिया। तो इस तरह से ये पंच कोश होते हैं, जो कि एक बार रिपीट कर दे रही हूँ: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंद। इसको आप कोरिलेट कैसे कर सकते हैं? अन्नमय मतलब जो अनाज से बना, अनाज से बना मतलब हमारा स्थूल शरीर।
प्राणमय मतलब जो हमारी एनर्जी से बना, जिसके कारण हमारा वो स्थूल शरीर उठता बैठता या स्थूल शरीर को एनर्जी मिलती है। मनोमय मतलब हमारे मन में चलने वाले सारे विचार। विज्ञानमय मतलब विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, कि जब हमको विशेष ज्ञान की प्राप्ति होने लगे तो विज्ञान में। आनंद मतलब आत्मा, जहाँ आनंद का अभाव नहीं रहता है। अ, ठीक है, तो याद करने के लिए आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद 5 उपप्राण भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं?